डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि नोएसक्यूएल डेटाबेसेस क्या होते हैं, ठीक है। और हमने उसमें ये देखा था कि नोएसक्यूएल डेटाबेसेस की टाइप्स कौन सी होती हैं। हमने 4 टाइप्स पढ़ी थी उसकी: ग्राफ डेटाबेसेस की, स्टोर डेटाबेसेस, कॉलम डेटाबेसेस और डॉक्यूमेंट डेटाबेसेस। और पिछले लेक्चर में हमने ये कहा था कि हम एक नोएसक्यूएल डेटाबेस को डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर से ऑनवर्ड हम एक नोएसक्यूएल डॉक्यूमेंट बेस्ड डेटाबेस मोंगोडीबी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम ये देखेंगे कि ये किस तरह से काम करता है और इसमें किस तरह से आप डाटा को स्टोर करते हैं, ठीक है जी। सबसे पहले कि मोंगोडीबी जो है वो क्या होता है। मोंगोडीबी एक स्केलेबल, हाई परफॉर्मेंस, ओपन सोर्स, डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटाबेस है जो कि कलेक्शंस और डॉक्यूमेंट के कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करता है। इसमें आपके पास जो डेटाबेस है ये एक ऐसा कंटेनर है जिसके अंदर ढेर सारी कलेक्शंस होती हैं, ठीक है। डेटाबेस के अंदर ढेर सारी कलेक्शंस होती हैं और उन कलेक्शन के अंदर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। हर डेटाबेस का अपनी फ़ाइल होती है, हर डेटाबेस की अपनी फ़ाइल होती है। और एक जो सिंगल मोंगोडीबी सर्वर है उसके ऊपर आपके पास मल्टीपल डेटाबेसेस हो सकते हैं, अनलाइक रिलेशनल डेटाबेस जिसमें आपके पास एक सर्वर के ऊपर एक ही डेटाबेस एग्जिस्ट करता है, इसलिए हम उसको सिंगल सर्वर डेटाबेस कहते हैं। तो मोंगोडीबी में आप एक ही सर्वर के ऊपर मल्टीपल डेटाबेसेस जो हैं वो उनको स्टोर कर सकते हैं। मोंगोडीबी में जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है कलेक्शन का, ठीक है। मोंगोडीबी जो है वो डाटा को स्टोर करने के लिए या ग्रुप ऑफ डाटा को स्टोर करने के लिए कलेक्शंस को यूज़ करता है। ये कलेक्शन वही हैं जो कि आपके पास रिलेशन डेटाबेस में जिनको आप टेबल कहते थे, ठीक है। रिलेशन डेटाबेस में जो आपके टेबल थे उनको आप यहाँ पे क्या कहते हैं, कलेक्शंस कहते हैं। और एक टेबल के अंदर आपके पास मल्टीपल रिकॉर्ड्स होते थे, इसी तरह से कलेक्शन के अंदर भी आपके पास मल्टीपल रिकॉर्ड्स होंगे और वो जो रिकॉर्ड्स होंगे उनको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट्स कहते हैं, ठीक है। हर रिकॉर्ड का एक अलग डॉक्यूमेंट होता है और एक कलेक्शन के अंदर मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। आप जैसे कि देख सकते हो कि ये एक कंप्लीट कलेक्शन है और इस कलेक्शन के अंदर ये मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये आपको नजर आ रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, जो एक सिंगल रिकॉर्ड होता है मोंगोडीबी के अंदर वो एक, उसको हम कहते हैं कि ये एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि आपके पास, जिस तरह से आपके पास रिलेशन डेटाबेस में एक रिकॉर्ड होता है उसके अंदर डिफरेंट फील्ड्स होती हैं, ठीक है, और उसकी वैल्यूज होती हैं, उसी तरह से यहाँ पे भी आपके पास क्या होता है, एक रिकॉर्ड होता है और उसके अंदर उसकी फील्ड होती है और उस फील्ड की वैल्यूज होती हैं। डीबी रिलेशन डेटाबेस में तो आपके पास क्या होता है कि आपके पास ऊपर कॉलम का नाम होता है, आप एक रिकॉर्ड के अंदर सिर्फ उसकी वैल्यूज डालते जाते हो, ठीक है, अगेंस्ट एवरी फील्ड। तो यहाँ पे आप फील्ड और उसके साथ वैल्यू एक्सप्लिसिटली क्या करते हो, मेंशन करते हो। यहाँ पे जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं ये जेसन ऑब्जेक्ट्स के सिमिलर हैं, ठीक है। आपकी जो फील्ड्स हैं आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर उसमें अगेन और डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं, एरेज भी हो सकती हैं और एरे ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी हो सकती हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स का आपके पास जो स्कीमा होता है वो डायनामिक होता है। डायनामिक स्कीमा का मतलब ये है कि हर डॉक्यूमेंट के अपनी फील्ड्स होंगी, ठीक है, अपनी सेट ऑफ फील्ड्स होंगी। हो सकता है कि जो एक ही कलेक्शन के अंदर हम बात करें, ठीक है, एक कलेक्शन के अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनका हो सकता है कि स्कीमा जो है वो डिफरेंट हो, डायनामिक स्कीमा हो। हर डॉक्यूमेंट का रन टाइम पे स्कीमा जो है वो डिसाइड होता है। हर डॉक्यूमेंट के अंदर डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं जो कि डेटा फील्ड्स हो सकती हैं जो कि स्टोर हुई भी हो, ठीक है जी। ये थे हमारे पास डॉक्यूमेंट्स। अब हमारे पास है डॉक्यूमेंट्स के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। डॉक्यूमेंट्स हमने कहा कि कहाँ होते हैं, कलेक्शन के अंदर होते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन को आप ये कह सकते हो कि ये आपकी रोज हैं, जैसे कि आपके पास एसक्यूएल डेटाबेस में या रिलेशन डेटाबेस में होती थी। डिफरेंस क्या है इसका, जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं इनका रिलेशन डेटाबेस की जो रोज हैं उनसे क्या डिफरेंस है। सबसे पहले तो ये कि डॉक्यूमेंट्स हैं वो स्कीमा लेस होते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये कि जो डॉक्यूमेंट्स होती है ना वो बाइसॉन सिंटेक्स है ना उसको यूज करते हैं। बाइसॉन का मतलब ये है कि ये एक बाइनरी फॉर्मेट यूज करते हैं डाटा को कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, नेटवर्क के ऊपर। जो मैक्सिमम साइज होता है डॉक्यूमेंट का वो होता है 16 मेगाबाइट्स और ये रिलेशनल नहीं होता, रिलेशनल डेटाबेस नहीं है ये, ठीक है। हमने पहले से कहा कि नोएसक्यूएल डेटाबेसेस होते हैं वो नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस होते हैं, तो ये भी क्योंकि नोएसक्यूएल डेटाबेस है तो ये भी क्या है कि ये नॉन रिलेशनल डेटाबेस है।
इसमें जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सिमिलर टू ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, लेकिन इन ऑब्जेक्ट्स के अंदर सिर्फ डाटा होता है, ये वेरिएबल्स होते हैं, वैल्यूज होती हैं, इसमें मेथड्स नहीं होते। जैसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में कहते हैं कि हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज होती है और उनके मेथड्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं, हम ये कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट सिमिलर टू ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन इन ऑब्जेक्ट्स के क्या होते हैं, मेथड्स नहीं होते, इनके सिर्फ डाटा वैल्यूज होती हैं, इनके मेथड्स एग्जिस्ट नहीं करते। RDBMS और MongoDB की टर्मिनोलॉजीज में क्या रिलेशनशिप है? RDBMS में जिनको आप डेटाबेस कहते हो, MongoDB में भी हम उन्हें डेटाबेस कहते हैं, ठीक है। RDBMS में जो हमारे टेबल्स होते हैं उनको हम MongoDB में कलेक्शंस कहते हैं, और जो RDBMS में हमारी टपल या रोज होती हैं उनको हम MongoDB में डॉक्यूमेंट कहते हैं, ठीक है। वो हमारे पास डॉक्यूमेंट होते हैं। RDBMS में कॉलम्स जो होते हैं उनको हम MongoDB के अंदर फील्ड कहते हैं, और जो हम टेबल जॉइंस यूज़ करते हैं RDBMS के अंदर, यहाँ पे अगर हमने डॉक्यूमेंट्स को एम्बेड करना हो तो हम उनको कहते हैं कि ये हमारे एम्बेडेड डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, हम टेबल जॉइन नहीं कहते उनको। RDBMS के अंदर आपको पता है कि आप एक एट्रीब्यूट को एज अ प्राइमरी की यूज़ करते हो, तो MongoDB के अंदर भी हम उसे प्राइमरी की ही कहते हैं, लेकिन आपका ये जो MongoDB है ये डिफ़ॉल्ट की ID एक प्रोवाइड करता है आपकी, और वो ये खुद प्रोवाइड करता है, डिफ़ॉल्ट की वैल्यू प्रोवाइड करता है। अब सर्वर और क्लाइंट्स जो हैं उनको हम क्या कहते हैं RDBMS और MongoDB में? RDBMS में MySQL या Oracle जो है उसको हम MongoDB में MongoD कहते हैं, और MySQL SQL प्लस को MongoDB में Mongo कहा जाता है, ठीक है। ये बेसिक रिलेशनशिप था टर्मिनोलॉजीज का RDBMS और MongoDB के अंदर, ताकि आपको पता चल जाए बेसिकली चीज़ें वही हैं, बस यहाँ पे उनको यूज़ करने का कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है और उनको स्टोर करने का तरीका डिफरेंट है, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है MongoDB के अवर RDBMS? सबसे पहला तो ये कि स्कीमा लेस है, ठीक है, कोई स्पेसिफिक स्कीमा को ये फॉलो नहीं करता। हमने पहले कहा कि एक कलेक्शन के अंदर मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स होते हैं और हर डॉक्यूमेंट का जो है वो डिफरेंट स्कीमा होता है। नंबर ऑफ फील्ड्स, कंटेंट और साइज जो है वो डिफर कर सकता है फ्रॉम वन डॉक्यूमेंट टू अनदर डॉक्यूमेंट, ठीक है जी। स्ट्रक्चर ऑफ अ सिंगल ऑब्जेक्ट इज क्लियर, एक जो सिंगल ऑब्जेक्ट है उसका स्ट्रक्चर बहुत क्लियर होता है, कोई कम्प्लेक्स ज्वाइंट्स नहीं लगते। हमने कहा कि हम सिर्फ डॉक्यूमेंट्स को कंबाइन करते हैं, कम्प्लेक्स ज्वाइंट्स नहीं लगाते। इसमें ये बहुत इसकी क्यूरी एबिलिटीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। It supports dynamic queries on document using a document-based query language that's nearly as powerful as SQL. हमने ये कहा था कि जो SQL की क्यूरीज हैं वो हमारे NoSQL डेटाबेसेस के ऊपर नहीं लगती, ठीक है, क्योंकि कोई स्ट्रक्चर नहीं है। तो ये जो क्यूरी सिस्टम यूज़ करता है वो यूज़ करता है डॉक्यूमेंट बेस्ड क्यूरी लैंग्वेज, ठीक है। इसकी अपनी डॉक्यूमेंट बेस्ड क्यूरी लैंग्वेज होती है और वो उतनी ही पावरफुल है जितनी कि SQL है, और ये उतने ही अच्छे डायनेमिक क्यूरीज उनके ऊपर रन करता है जितनी अच्छा SQL जो है वो डायनेमिक क्यूरीज को रन करता है, ठीक है। ईजी टू स्केल आउट है, ये इसको आप इजीली स्केल अप कर सकते हैं, स्केल डाउन कर सकते हैं। इसमें स्केलेबिलिटी कैपेसिटी इसकी बहुत अच्छी है। आपकी जो कन्वर्जन करते हैं आप एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट्स की डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स में, वो इतनी ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, मतलब इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, उस आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ऑब्जेक्ट्स ही होते हैं, ठीक है। तो वो रियल लाइफ में आपको उसको मैप करने की इतनी ज़्यादा या कन्वर्ट करने की इतनी ज़्यादा एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट्स को डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स में ज़रूरत नहीं पड़ती। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है MongoDB की? कि ये आपके क्यूरी को स्पीड अप करने के लिए, डेटा स्टोरेज को स्पीड अप करने के लिए बनाया गया था। ये रिच डॉक्यूमेंट बेस्ड क्यूरीज प्रोवाइड करता है ईजी रीडेबिलिटी के साथ। फुल इंडेक्स सपोर्ट है जिसकी वजह से हमारी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। रेप्लिकेशन इसमें काफ़ी है, डाटा को रेप्लिकेट करता है जिसकी वजह से डाटा हाईली अवेलेबल होता है। ऑटो शार्डिंग है फॉर इजी स्केलेबिलिटी। शार्डिंग का मतलब ये है कि आपका जो डेटाबेस है ये एक पार्टीशनिंग की, डेटाबेस पार्टीशनिंग की एक टाइप है जिसमें हम एक बहुत बड़े डेटाबेस को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, और एक जो पार्ट होता है उसको हम शार्ड कहते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली डेटा को क्या करता रहता है, पार्टीशनिंग करता रहता है, जिसकी वजह से आपकी जो डेटाबेस की स्केलेबिलिटी है वो बहुत आसान हो जाती है। मैप और रिड्यूस यूज़ करता है क्यूरी करने के लिए, तो उसकी वजह से आपकी जो एग्रीगेशन है वो बहुत एग्रीगेशन को इन्हेंस करता है, या एग्रीगेशन क्यूरीज जो है वो बहुत अच्छे तरीके से आपकी इम्प्लीमेंट होती हैं। फीचर्स क्या हैं और हम क्यों यूज़ करते हैं जी MongoDB को हम क्यों यूज़ करें? सबसे पहले कि ये डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड है। डॉक्यूमेंट्स जिनको हम ऑब्जेक्ट्स भी कहते हैं वो आपकी जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की डेटा टाइप्स हैं उनको बहुत आसानी के साथ वो मैप कर लेते हैं। एम्बेडेड डॉक्यूमेंट्स हैं
और आपके जो एरेज हैं उनकी वजह से आपके जो ज्वाइंट्स की ज़रूरत है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके डेटाबेस के अंदर कि आपके मल्टीपल टेबल्स को या मल्टीपल कलेक्शंस को आप ज्वाइन करें, ठीक है। तो ये एम्बेडेड डॉक्यूमेंट्स क्योंकि प्रोवाइड करता है और एरेज आपकी एरे प्रोवाइड करता है कि आप एक डॉक्यूमेंट के अंदर एरे ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी क्रिएट कर सकते हैं, तो आपको ज्वाइन की जो ज़रूरत है वो बहुत कम करती है। इसके अलावा आपकी जो स्कीमा एवेलुएशन है वो बहुत डायनेमिक है। आपका स्कीमा बहुत ईजिली जो है ना, क्योंकि स्कीमा लेस है तो आपका हर डॉक्यूमेंट का जो स्कीमा है वो बहुत डिफरेंट होता है दूसरे डॉक्यूमेंट से। कोई ज्वाइन नहीं होते और ना ही आपकी जो मल्टी डॉक्यूमेंट ट्रांजैक्शंस हैं वो भी नहीं होती, जिसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है और आपका जो सिस्टम है वो स्केलेबल होता है। जो दूसरी बड़ी इम्पोर्टेंट फीचर है इसका, जिसकी वजह से हम मोंगोडीबी को यूज़ करते हैं, वो है उसका हाई परफॉर्मेंस। क्योंकि ज्वाइंस नहीं है और जो एम्बेडिंग है वो आपकी रीड और राइट्स को फास्ट बनाती है, तो आपकी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली जो है ना वो इंक्रीज होती है। दूसरा ये इंडेक्सिंग को अलाउ करता है, ठीक है। इंडेक्सिंग अलाउ करता है आपके एम्बेडेड डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, एरेज के ऊपर, तो जिसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली जो है वो इंक्रीज होती है। नेक्स्ट जो फीचर है इसका वो है हाई अवेलेबिलिटी। हमने पीछे पढ़ा था कि आपके जो मोंगोडीबी है ये क्या करता है कि डाटा को ऑटोमेटिकली रेप्लिकेट करता रहता है, ठीक है। तो इन केस ऑफ फेल ओवर, अगर आपका ऐसा फेल ओवर हो जाता है, फेल ओवर बेसिकली हम एक ऐसे प्रोसीजर को कहते हैं जो कि किसी भी फेलियर की सूरत में या किसी भी फॉल्ट की सूरत में ऑटोमेटिकली डाटा की डुप्लीकेट कॉपी की तरफ मूव कर जाता है, ठीक है। तो जो रेप्लिकेशन होती है ना, जो आपके रेप्लिकेशन सर्वर हैं वो ऑटोमेटिक मास्टर फेल ओवर की तरफ जाते हैं, जिसकी वजह से आपका डाटा हाईली अवेलेबल रहता है। आपको ये नहीं पता, अगर आपका फॉल्ट आ भी जाता है या आपका फेलियर हो भी जाता है तो यूजर को उस फेलियर की या फॉल्ट की का पता नहीं चलता, ठीक है। नेक्स्ट जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है कि इजीली स्केलेबल है, ठीक है। ऑटोमेटिक शार्डनिंग करता है, ठीक है। मैंने आपको भी ये बताया कि पार्टिशनिंग ही ऑटोमेटिक करता है, ऑटोमेटिकली इसकी पार्टिशनिंग होती है। तो ऑटोमेटिकली पार्टिशनिंग होने की वजह से इस जो स्केलेबिलिटी है ना हमारे डेटाबेस की वो बहुत हाई हो जाती है। रीड और राइट जो हैं वो आपके जितने भी आपके, क्योंकि इसने पार्टिशनिंग केयर करनी है और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, तो आपके जो रीड और राइट्स हैं आपके शार्ट्स के ऊपर वो बहुत तेज़ हो जाते हैं। कोई ज्वाइंस नहीं होते या फिर आपके पास कोई मल्टी डॉक्यूमेंट ट्रांजैक्शंस नहीं होती, तो जिसकी वजह से आपकी जो डिस्ट्रीब्यूटेड क्यूरीज हैं वो इजी भी हो जाती हैं और फास्ट भी हो जाती हैं। कंसिस्टेंट रीड्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर रेप्लिकेटेड सर्वर्स, और कंसिस्टेंट है आपकी जितनी भी रीड्स हैं उनको कंसिस्टेंट वे में उनको एग्जीक्यूट कराता है। सबसे लास्ट जो इसका फीचर है वो ये है कि ये रिच क्यूरी लैंग्वेज है। इसकी अपनी डॉक्यूमेंट बेस्ड क्यूरी लैंग्वेज को यूज़ करता है डॉक्यूमेंट्स को क्यूरी करने के लिए, जो कि उतनी ही अच्छी है जितनी कि आपके पास एसक्यूएल लैंग्वेज अच्छी है। मोंगोडीबी हम क्यों यूज़ करें? अब जो एसक्यूएल डेटाबेसेस थे, ये जो रिलेशन डेटाबेसेस थे वो 70s में डाटा को स्टोर करने के लिए इन्वेंट किए गए थे, ठीक है। अब मोंगोडीबी हम ये कहते हैं क्या करता है, डाटा को स्टोर करता है इन फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो गया है कि हर कोई जो है वो किसके साथ काम करता है, ऑब्जेक्ट्स के काम करता है। आपके पाइथन है वो भी ऑब्जेक्ट्स पे काम करती है, रूबी भी, जावा भी, जितनी भी बड़ी बड़ी लैंग्वेजेस हैं वो सारी किस पे काम करती हैं, ऑब्जेक्ट्स के ऊपर काम करती हैं। और दूसरा आपके डाटा की ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो हमें एक ऐसा डेटाबेस चाहिए जो कि हमारे ऑब्जेक्ट्स को हैंडल कर सके और डील कर सके। तो बजाय इसके कि हम मैप करें रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स को इनटू द डेटाबेस, तो हम ऐसा नहीं कर सकते क्या कि हम अपने ऑब्जेक्ट्स को डायरेक्टली स्टोर कर लें। तो उसकी और हम ये कहते हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो हमारे पास मोंगोडीबी है वो क्या करता है कि वो डॉक्यूमेंट्स को एज अ ऑब्जेक्ट स्टोर करता है। तो इसकी वजह से क्या हम, यही वजह है कि हम फिर अपने मोंगोडीबी को यूज़ करते हैं अपने डाटा को स्टोर करने के लिए। और क्योंकि ये एम्बेडेड डॉक्यूमेंट्स यूज़ करता है और एरेज यूज़ करता है, तो उसकी वजह से हमें ज्वाइंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ना ही अगर हमारे पास ज्वाइंट्स नहीं होंगे और मल्टी डॉक्यूमेंट ट्रांजैक्शंस नहीं होंगी, तो हमारी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। मोंगोडीबी हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं? जहाँ पे आपके पास बिग डाटा हो, आपके पास कंटेंट मैनेजमेंट और डिलीवरी आपको बहुत ज़्यादा हो, तो वहाँ पे आप कर सकते हैं। मोबाइल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आप यूज़ करते हैं इसको, यूज़र डाटा मैनेजमेंट में, और जहाँ पे आपके पास बहुत बड़े बड़े डाटा हब्स हों वहाँ पे आप मोंगोडीबी को यूज़ करते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर। होप्स हो कि आपको इतना समझ आ गया होगा कि मोंगोडीबी क्या है और इसको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं और ये किस मकसद के लिए यूज़ किया जाता है। अगले लेक्चर्स में हम मोंगोडीबी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।